तो आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्टडी नोट्स हैं जिनका विषय है इंटरेस्ट रेट्स। ब्याज दरें। हाँ, ये वो शब्द हैं जो हमें रोज अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में दिखते हैं। रिपो रेट, ट्रेजरी बिल्स, लाइबोर, मीबोर। ये शब्द सुनने में मतलब थोड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन असल में ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। बिल्कुल, ये सिर्फ बैंकरों या अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है। ये तय करते हैं कि हमारे होम लोन की ईएमआई कितनी होगी, हमारी एफडी पर कितना रिटर्न मिलेगा और देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार क्या होगी। हाँ, ये हमारी जेब से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है, हम ब्याज दरों की दुनिया में एक सफर पर चलेंगे। हम शुरू करेंगे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी रेट से, फिर देखेंगे कि कैसे बैंक्स आपस में पैसे का लेन देन करते हैं, जहां लाइबोर जैसे एक ग्लोबल बादशाह का पतन हुआ। हाँ, और आखिर में हम भविष्य में झांकने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि बाजार आने वाले कल की दरों का अनुमान कैसे लगाता है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब भी रिस्क फ्री रेट की बात होती है तो हमेशा ट्रेजरी रेट्स का नाम सबसे पहले आता है। ये ट्रेजरी रेट्स आखिर हैं क्या? और इन्हें इतना सुरक्षित क्यों माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, ट्रेजरी रेट्स वो दरें हैं जो कोई सरकार अपने ही देश की करेंसी में उधार लेने पर देती है। अच्छा। ये उधार ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स के जरिए लिया जाता है और इन्हें रिस्क फ्री इसलिए माना जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है कि कोई भी सरकार अपनी ही करेंसी में लिए गए कर्ज पर डिफॉल्ट नहीं करेगी। मतलब सरकार के दिवालिया होने का खतरा लगभग शून्य है? हाँ, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो वो और नोट छापकर अपना कर्ज चुका सकती है। हाँ बिल्कुल, यही तर्क दिया जाता है। हालांकि यहाँ एक और पहलू है, ज्यादा नोट छापने का सीधा मतलब है महंगाई यानी इन्फ्लेशन का बढ़ना। अच्छा। तो निवेशक को डिफॉल्ट का रिस्क तो नहीं है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट की जो परचेजिंग पावर है वो कम होने का रिस्क जरूर है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। जी, फिर भी पूरी फाइनेंस की दुनिया में सरकारी बॉन्ड्स को ही रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बेंचमार्क माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई सरकार की बात। लेकिन भारत में इन दरों को कंट्रोल करने का काम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करता है। जी, उसके पास कौन कौन से टूल्स हैं? पहले के जमाने में बैंक रेट एक मुख्य हथियार हुआ करता था, लेकिन अब आरबीआई का फोकस सीआरआर, एसएलआर और खास तौर पर रेपो रेट जैसे ज्यादा आधुनिक और असरदार टूल्स पर शिफ्ट हो गया है। इनसे आरबीआई बाजार में मनी सप्लाई को बहुत सटीकता से कंट्रोल करता है। बिल्कुल। आपने 3 बड़े भारी शब्द इस्तेमाल किए, सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट। इन्हें अक्सर हम अखबारों की हेडलाइंस में देखते हैं। हाँ, लेकिन कई लोग इनका मतलब नहीं समझते। तो क्या आप इन्हें आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंकों के कुल जमा का वो हिस्सा है जो उन्हें आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना ही पड़ता है। अनिवार्य रूप से? हाँ, अनिवार्य रूप से, और इस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता। अच्छा। दूसरा है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जमा का वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास रखना होता है, लेकिन सरकारी सिक्योरिटीज या सोने जैसी सुरक्षित चीजों में निवेश करके। मतलब सीआरआर और एसएलआर के जरिए आरबीआई ये तय करता है कि बैंकों के पास बाजार में लोन देने के लिए कितना पैसा उपलब्ध होगा। एकदम सही। अगर आरबीआई इन्हें बढ़ा दे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली टूल वो है रेपो रेट। हाँ, रेपो रेट। हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है और सबकी नजरें इसी पर टिकी होती हैं। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट असल में काम कैसे करते हैं? इसका पूरा नाम है रीपर्चेज अग्रीमेंट रेट। ये एक बहुत ही दिलचस्प समझौता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास सरकारी बॉन्ड्स हैं। ठीक है। लेकिन उसे थोड़े समय के लिए, जैसे एक रात के लिए, पैसों की जरूरत है। ठीक है। वो आरबीआई के पास जाएगा और अपने बॉन्ड्स उसे बेच देगा, इस वादे के साथ कि वो अगले दिन थोड़ी ज्यादा कीमत पर उन्हें वापस खरीद लेगा। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने बॉन्ड्स आरबीआई के पास गिरवी रखकर शॉर्ट टर्म लोन ले लाओ गया। बिल्कुल। और जिस दर पर आरबीआई उस बैंक को ये लोन देता है उसे ही रिपो रेट कहते हैं। और बेचने और वापस खरीदने की कीमत का जो अंतर है वही आरबीआई का ब्याज है। एकदम। और रिवर्स रिपो रेट इसका ठीक उल्टा होता है, जब आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। समझ गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है
कि आरबीआई की रीपो रेट में मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट्स के बदलाव का एक आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, जो होम लोन की ईएमआई भर रहा है, ये पूरी चेन कैसे काम करती है। देखिए, जब आरबीआई रीपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। उनकी फंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ, अब बैंक इस बढ़ी हुई लागत का बोझ कहाँ डालेंगे? जाहिर है अपने ग्राहकों पर। वो अपने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देंगे। इससे आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। और जब आरबीआई रेट घटाता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप सुने कि आरबीआई ने रेट बदला है तो समझ जाइए कि आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। ये हुई ना काम की बात। तो सरकारी और आरबीआई के दरों को समझने के बाद अब उस बाजार की तरफ चलते हैं जहां बैंक आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं। इंटरबैंक मार्केट। हाँ, मैंने कॉल रेट्स के बारे में सुना है। ये क्या है? कॉल मार्केट वो जगह है जहां बैंक एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट टर्म, अक्सर सिर्फ एक रात के लिए उधार लेते देते हैं। एक रात के लिए? हाँ, और इसकी दर को कॉल रेट कहते हैं। इसमें कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती, ये अनसिक्योर्ड होता है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर आरबीआई से रीपो रेट पर सुरक्षित लोन मिलता है तो फिर बैंकों को आपस में कॉल मार्केट में बिना किसी सिक्योरिटी के उधार लेने की क्या जरूरत पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला, रफ्तार और सुविधा। कॉल मार्केट बहुत तेजी से काम करता है। अच्छा। दूसरा, कई बार बैंकों को दिन के आखिर में अपने कैश फ्लो में अचानक आए छोटे-मोटे गैप को भरने के लिए तुरंत पैसों की जरूरत पड़ती है और उसके लिए कॉल मार्केट सबसे आसान रास्ता है। और भारतीय नियमों के अनुसार बैंक और कॉर्पोरेट इदारे दोनों यहाँ उधार ले सकते हैं, लेकिन उधार दे सिर्फ बैंक सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई भारत के घरेलू बाजार की बात। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई दशकों तक एक ही नाम सुनाई देता था, लिबोर। हाँ, लाइबोर। इससे ग्लोबल फाइनेंस की धड़कन कहा जाता था। ये सिस्टम इतना जरूरी कैसे बन गया? लाइबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट एक समय में दुनिया का सबसे जरूरी रेफरेंस रेट था। इसे रोजाना लंदन में ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन जारी करता था। ओके। ये इस बात का औसत होता था कि दुनिया के बड़े बड़े बैंक एक दूसरे को अलग अलग करेंसीज में उधार किस दर पर देने को तैयार है। दुनिया भर में मतलब लाखों करोड़ों डॉलर्स के लोन, डेरिवेटिव्स, सब कुछ इसी लाइबोर से जुड़ा हुआ था। तो इसे तय कैसे किया जाता था? क्या ये असल सौदों पर आधारित था? यहीं पर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी थी। ये असल सौदों पर नहीं, बल्कि बैंकों के अनुमान पर आधारित था। अनुमान पर? हाँ, हर रोज 18 बड़े बैंकों से पूछा जाता था कि आपको क्या लगता है आज आप किस दर पर उधार ले सकते हैं। बैंक अपनी एक रेट सबमिट करते थे और फिर उनमें से 4 सबसे ऊंची दरों और 4 सबसे नीची दरों को हटाकर बाकी का औसत निकाल लिया जाता था। ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है। मतलब पूरा ढांचा ही भरोसे पर टिका था। और वो भरोसा टूट गया। मैंने सुना है कि लाइबोर के साथ एक बहुत बड़ा स्कैंडल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। 2008 के वित्तीय संकट के बाद 2012 में लाइबोर मैनिपुलेशन का खुलासा हुआ। हाँ। जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पता चला कि बार्कलेज, डॉइच बैंक, यूबीएस मतलब कई बड़े बैंक सालों से अपने मुनाफे के लिए इन दरों में हेरफेर कर रहे थे। अरे बाप रे, मतलब वो जानबूझकर गलत अनुमान जमा करते थे। हाँ, ताकि उनके ट्रेडिंग पोजीशंस को फायदा हो। मुझे याद है जब ये खबर आई थी तो फाइनेंस की दुनिया में भूचाल आ गया था। लोग कह रहे थे कि अगर हम इस रेट पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम किस पर करेंगे। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी। इस स्कैंडल ने ये साफ कर दिया कि अनुमानों पर आधारित सिस्टम भरोसे के काबिल नहीं है। उसकी विश्वसनीयता खत्म होगी पूरी तरह। इसीलिए नियामकों ने 2021 के अंत तक इसे खत्म करने का फैसला किया। आरबीआई ने भी अगस्त 2020 में ही भारतीय बैंकों को लाइबोर से दूर जाने की सलाह दे दी थी। तो अब लाइबोर की जगह किसने ली है? इसका विकल्प क्या है? आपने ARR का जिक्र किया था, ये ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। ये लाइबोर से बेहतर कैसे है? अब दुनिया ARR यानी ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट्स की तरफ बढ़ चुकी है। लाइबोर के उलट जो बैंकों के अनुमानों पर आधारित था। हाँ। नए रेट्स जैसे कि अमेरिका का SOFR वो असल में हुए लेन देन पर आधारित है। अच्छा, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस पर। जी, ये उन वास्तविक दरों का औसत है जिन पर वित्तीय संस्थान रात भर के लिए एक दूसरे को ट्रेजरी बॉन्ड्स गिरवी रखकर उधार देते हैं। इसमें अनुमान की कोई जगह नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है। तो इसमें हेरफेर की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। बिल्कुल, सिस्टम ज्यादा मजबूत बनता है। तो क्या भारत में भी लाइबोर जैसा कोई रेट था
ये मिबोर और मिफोर क्या है? हाँ, मिबोर यानी मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लाइबोर का भारतीय समकक्ष है। मुंबई के लिए। हाँ, ये मुंबई के इंटरबैंक बाजार की दरों को दर्शाता है। वही मिफोर यानी मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट का इस्तेमाल इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की कीमत तय करने के लिए होता था। हाँ, क्योंकि ये लाइबोर पर निर्भर था, इसलिए लाइबोर के खत्म होने के साथ ही मिफोर को भी भारतीय बाजारों से हटाया जा रहा है। तो हमने उन दरों को समझा जो आज के लेन देन को तय करती हैं, लेकिन फाइनेंस की दुनिया हमेशा भविष्य की ओर देखती है। बाजार भविष्य की दरों का अनुमान कैसे लगाता है? यहीं पर जीरो रेट्स और फॉरवर्ड रेट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। चलिए पहले जीरो रेट्स को समझते हैं। ये क्या होते हैं? जीरो रेट, जिसे स्पॉट रेट भी कहते हैं, एक ऐसे निवेश पर मिलने वाली दर है जो आज शुरू होता है और मान लीजिए n साल तक चलता है। ठीक है। इसकी खास बात यह है कि इसमें सारा भुगतान, ब्याज और मूलधन यानी प्रिंसिपल n साल के अंत में एक साथ मिलता है, बीच में कोई पेमेंट नहीं होता। तो ये एक सामान्य बॉन्ड से, जैसे कि एक 7% कूपन वाले सरकारी बॉन्ड से कैसे अलग है? उसमें तो ब्याज मिलता रहता है। यही इसका मुख्य अंतर है। जब आपको बीच बीच में ब्याज मिलता है तो आपको उसे दोबारा निवेश करना पड़ता है, और आप उसे किस दर पर निवेश कर पाएंगे ये अनिश्चित होता है। एग्जैक्टली। जीरो रेट इस झंझट को खत्म कर देता है। ये आपको एक निश्चित अवधि के लिए पैसे की ट्रू कॉस्ट या प्योर इंटरेस्ट रेट बताता है। इसमें री इन्वेस्टमेंट का कोई रिस्क नहीं होता। दिलचस्प है। और फॉरवर्ड रेट्स, क्या ये भविष्य की ब्याज दरें बताने का कोई तरीका है? हाँ, सरल शब्दों में कहें तो फॉरवर्ड रेट भविष्य में किसी खास अवधि के लिए अनुमानित ब्याज दर है, जिसे आज की दरों से निकाला जाता है। जी, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि बाजार की मौजूदा उम्मीदों को दर्शाता है। इससे किसी उदाहरण से समझाएंगी तो आसानी होगी। जरूर। मान लीजिए एक निवेशक के पास दो विकल्प हैं। या तो वो सीधे एक 12 महीने का टी बिल खरीदे, या फिर पहले एक 6 महीने का टी बिल खरीदे और उसके मैच्योर होने के बाद फिर एक और 6 महीने का टी बिल खरीदे। दूसरे विकल्प में रिस्क है। बहुत रिस्क है। 6 महीने बाद ब्याज दरें बदल सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं और घट भी। सही बात है, पूरी अनिश्चितता है। इसी अनिश्चितता को समझने के लिए निवेशक फॉरवर्ड रेट्स को देख सकता है। बाजार में आज 6 महीने और 12 महीने के टी बिल्स की जो दरें चल रही हैं, उनके आधार पर गणितीय रूप से ये निकाला जा सकता है कि बाजार 6 महीने बाद शुरू होने वाले अगले 6 महीने की अवधि के लिए क्या दर अनुमानित कर रहा है। यही 6 मंथ फॉरवर्ड रेट है। तो क्या एक आम निवेशक भी इन फॉरवर्ड रेट्स को देखकर कोई फैसला ले सकता है? जैसे क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले साल एफडी पर बेहतर ब्याज मिलेगा? एक हद तक हाँ। अगर आप देखते हैं कि एक साल का फॉरवर्ड रेट मौजूदा एक साल की दर से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि बाजार ये उम्मीद कर रहा है कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ेंगी, जो कि आरबीआई की भविष्य की नीतियों का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। तो हाँ, इससे एक निवेशक ये अंदाजा लगा सकता है कि उसे अपनी एफडी अभी करानी चाहिए या कुछ महीने इंतजार करना बेहतर हो सकता है। ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से शुरू किया था, रिस्क फ्री रेट। जब एक्सपर्ट्स किसी भी निवेश का मूल्यांकन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स की दरों का ही जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन इन पर यील्ड यानी कमाई इतनी कम क्यों होती है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, रेगुलेटरी जरूरतें। अच्छा। बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करें। अच्छा, तो डिमांड बहुत ज्यादा है। हाँ, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज खरीदते हैं तो मांग बढ़ जाती है, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। और बॉन्ड के मामले में जब कीमत बढ़ती है तो उसकी यील्ड यानी उस पर मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है। और दूसरा कारण है कैपिटल की जरूरत। बैंकों को किसी भी रिस्की लोन देने के लिए अपने पास एक निश्चित मात्रा में पूंजी अलग रखनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन सरकारी बॉन्ड्स में निवेश के लिए उन्हें बहुत कम कैपिटल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये रिस्क फ्री माने जाते हैं। इससे बॉन्ड्स उनके लिए और भी आकर्षक हो जाते हैं। हाँ, जिससे मांग बढ़ती है और यील्ड कम रहती है। तो आज हमने ब्याज दरों की इस जटिल लेकिन दिलचस्प दुनिया के कई जरूरी पहलुओं को समझा। हमने ट्रेजरी रेट्स की सुरक्षा से लेकर रेपो रेट के पूरे मैकेनिज्म और हमारी ईएमआई पर उसके सीधे असर को जाना। और ये भी समझा कि कैसे सीआरआर और एसएलआर जैसे टूल्स के जरिए आरबीआई
पूरी अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। जो महंगाई और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमने लाइबोर के ग्लोबल प्रभाव, उसके पतन की सनसनीखेज कहानी और उससे मिले सबक को भी देखा। और ये जाना कि कैसे दुनिया अब ARR जैसे ज्यादा पारदर्शी और मजबूत सिस्टम की ओर बढ़ चुकी है गया है। ये दरें तय करती हैं कि एक उद्यमी के लिए नया बिजनेस शुरू करना कितना आसान या मुश्किल होगा और एक आम इंसान के लिए अपने सपनों का घर खरीदना कितना सस्ता या महंगा होगा। और अब आप सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि लाइबोर जैसे एक स्थापित बेंचमार्क सिस्टम में जो दशकों से चल रहा था, कैसे हेरफेर किया गया। अब जब दुनिया ARR जैसे नए और लेन देन पर आधारित सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जो सैद्धांतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित हैं, तो रेगुलेटर्स और निवेशकों को किन नई चुनौतियों या संभावित खामियों पर नजर रखने की जरूरत होगी। क्या कोई भी सिस्टम पूरी तरह से मैनिपुलेशन प्रूफ हो सकता है?